बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में देखते हैं और आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। आज हम ये देखेंगे कि पाइथन में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और हम किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर? The data we store in computer must be organized that it could be easily and efficiently read, write and processed। यानी हम डेटा को कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर करें, इस तरह से रखें, इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि उसको आसानी से हम रीड कर सकें, राइट कर सकें और प्रोसेस कर सकें, कम से कम टाइम में और कम से कम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए। Definition of data structure: a data structure is a data organization, management and storage format that enables efficient access and modification। यानी कोई भी ऐसा तरीका जो हमें ये बताए, जो हमें ये फैसिलिटेट करे कि हम एक एफिशिएंट वे में डेटा को एक्सेस कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, उस तरीके को हम क्या कहेंगे? डेटा स्ट्रक्चर। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, द रिलेशनशिप्स अमंग देम एंड द फंक्शंस और ऑपरेशंस that can be applied to the data. Each type of program may require different type of data structure। यानी जब हम प्रोग्राम बना रहे होंगे या कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होंगे तो उसकी नेचर के मुताबिक ही उसके रेलिवेंट डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है और हम उसको यूज़ करेंगे। इस वजह से हमें ये ज़रूरत है कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ें ताकि जब प्रोग्राम हमारे सामने आए, रिक्वायरमेंट हमारे सामने आए तो हमें पता हो कि हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं, अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। The data structures are usually built using primitive data types। जैसे हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, फ्लोट पढ़े हैं, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ही बनाए जाते हैं। Each computer language may have different type of data structures। ठीक, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, मसलन सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है एंड देयर इज़ अ बिग लिस्ट। To do the better programming we need to know about the data structures। ठीक है, वही बात कि अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर का पता होगा तो हम उस लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स को राइट कर सकेंगे। पाइथन में नॉर्मली ये 4 किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लिस्ट बोलते हैं, सेट, डिक्शनरी एंड टपल। ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा यूज़र खुद भी इनको बिल्ड कर सकता है। तो हम वो चूँकि एडवांस टेक्निक है हम उस तरफ अभी नहीं जाते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो बिल्ट इन हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। लिस्ट पहला डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम देखने जा रहे हैं। अ लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एलिमेंट्स। इस बात को ध्यान में रखिए, ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एलिमेंट्स। आइटम्स इन लिस्ट कुड बी ऑफ एनी टाइप, यानी वो स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। ये हमारे पास एक नया कंसेप्ट है कि किस तरह से हम इंडेक्स करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको क्लास में रोल नंबर एलोकेट किए जाते हैं, तो इसी तरह जो भी एलिमेंट हम लिस्ट में रखते हैं उनको एक नंबर असाइन किया जाता है, उनका पोजीशन नंबर। एलिमेंट्स एट पर्टिकुलर इंडेक्स कैन आल्सो बी चेंज्ड, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। एन एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एनी डेटा आइटम। यानी पहले अगर स्ट्रिंग है तो उसकी जगह के ऊपर आप इंटीजर को प्लेस कर सकते हैं, या अगर पहले रियल नंबर है तो उसकी जगह के ऊपर आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पाइथन कोड है जिसमें हमने एक लिस्ट बनाई हुई है द लिस्ट के नाम से। इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, मुल्तान, लाहौर, डेरा गाजी खान एंड 560। अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें वो तमाम एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम इंडेक्स करें यानी नंबर बताएं 0, हमेशा पाइथन में जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 लोकेशन पे होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो 1 लोकेशन पे होगा एंड सो ऑन। तो जब हम कहते हैं कि द लिस्ट और हम इसको इंडेक्स बताते हैं 0 के 0 एलिमेंट को प्रिंट करो तो ये पहले एलिमेंट को प्रिंट करेगा जो कि मुल्तान है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ है। इसी तरह से यहाँ हमने क्या किया कि उसको उस पहले एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया, मुल्तान की जगह हमने इस्लामाबाद रखा और फिर हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो ये हमारे पास उसकी आउटपुट आ रही है जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाजी खान और 560 है। इसी तरह से हमने द लिस्ट इसके चौथे एलिमेंट को जो कि 560 था उसको हमने चेंज कर दिया मुजफ्फरगढ़ से। अब जब हम दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाजी खान एंड मुजफ्फरगढ़। तो यूँ हमने देख लिया कि किस तरह से लिस्ट हमारी काम कर रही है।
लिस्ट में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम इनको पोजीशन नंबर देते हैं। हर लिस्ट आइटम का जो पोजीशन नंबर होता है उसका इंडेक्स कहलाता है। ठीक, इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। यानी अगर हम ये देखें कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम जीरो एलिमेंट बता रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट एक्सेस किया जाए, तो इसका मतलब होगा पहला एलिमेंट एक्सेस किया जाए जो कि हमारे पास 10 है और वो 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 कहा गया है तो इसका मतलब है कि चौथा एलिमेंट, और चौथा एलिमेंट कौन सा होगा, 7, तो ये प्रिंट होगा। ठीक, ये हमारी पर्टिकुलर ले। लेकिन अगर हम ये लिस्ट लेते हैं तो इस लिस्ट में जब हमने सब्जेक्ट लिस्ट 0 प्रिंट करवाया तो बायोलॉजी इज देयर, तो ये पहली स्टेटमेंट ये बता रही थी कि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करो, वो प्रिंट हो गए। और जब हमने कहा कि 0 एलिमेंट को प्रिंट करो तो ये पहला एलिमेंट बायोलॉजी प्रिंट हो गया। जब हमने कहा चौथे एलिमेंट को प्रिंट करो तो कंप्यूटर जो कि चौथा एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया, और दिस इज ऑन द 4th पोजीशन, यू कैन सी। और हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं सब अरे को एक्सेस करने के लिए भी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि एलिमेंट 2 से लेकर 5 तक प्रिंट किए जाएं, यानी तीसरा एलिमेंट, 2 का मतलब होगा तीसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा और पांचवा एलिमेंट। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ज़ूलॉजी, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। जो यहाँ पे देखें ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा है और ये पांचवा एलिमेंट, तो ये आउटपुट हो जाएगी। तो इस तरह से हम सब अरे को भी निकाल सकते हैं अपने बड़ी अरे में से। इंडेक्सिंग इज आल्सो यूज टू एक्सेस द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमने यहाँ इस स्टेटमेंट के ऊपर देख लिया कि सबसेट हम कैसे एक्सेस करेंगे। वी कैन ईदर डू पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये हमारे पास दो तरीके हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, इस पूरी स्लाइड में हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग को देखा है, यानी हमने यहाँ पे जो इंडेक्सेस स्पेसिफाई किए हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का कंसेप्ट देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लिस्ट, यानी ये हमारे पास लिस्ट है तो लिस्ट की लेफ्ट साइड जो है वो यहाँ पे होगी। ये लेफ्ट से पहला एलिमेंट है हमारे पास और ये राइट से पहला एलिमेंट है हमारे पास। जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो हम यहाँ से इधर से स्टार्ट लेंगे, लेफ्ट साइड से, एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 अप टू एलिमेंट 5। लेकिन जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे। दिस इज एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द पोजीशन -1, दिस इज द एलिमेंट प्रेजेंट एट पोजीशन -2 एंड सो ऑन। ये थोड़े से डिफरेंस को जहन में रखें कि जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो उस वक्त 0 से शुरू करते हैं, और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो उस वक्त -1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है सब्जेक्ट लिस्ट, जिसके अंदर बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। व्हेन वी प्रिंट दिस अरे द कंप्लीट लिस्ट, तो ये वाली हमारे पास आउटपुट आती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं। बट व्हेन वी से दैट, जब हम ये कहते हैं कि -1 के ऊपर पड़ा हुआ एलिमेंट प्रिंट किया जाए तो मैथमेटिक्स प्रिंट होता है हमारे पास। ठीक, जी, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जब हमने -1 इंडेक्स प्रोवाइड किया तो -1 के ऊपर ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये एलिमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो इस लाइन की जो आउटपुट है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स प्रिंट हो रहे हैं। जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट लिस्ट में से -2 के ऊपर पड़ा हुआ एलिमेंट प्रिंट किया जाए, तो -2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, ये देखें, ये -1 के ऊपर है, ये -2 के ऊपर है, तो मैथमेटिक्स हमारा प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि -4 लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ एलिमेंट लेकर सब्जेक्ट लिस्ट में से उसको प्रिंट किया जाए, तो -4 में देखें, ये पहले वाला -1 के ऊपर है, अगला जो है -2 के ऊपर है, अगला जो है -3 के ऊपर है, और ज़ूलॉजी जो है वो -4 के ऊपर है। तो यहाँ देखें कि ज़ूलॉजी प्रिंट हुआ हुआ आपको मिल जाता है। इसी तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए सब लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि -5 एलिमेंट से लेकर -2 एलिमेंट जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो -5 से लेकर -2 तक हैं। तो देखें, बॉटनी -5 पे है, ज़ूलॉजी, कंप्यूटर और -2 तक हमारे पास मैथमेटिक्स आ रहा है। लेकिन जब हम इसको यू प्रिंट कराते हैं तो ये -2 से पहले तक एक एलिमेंट तक प्रिंट करता है, उसको छोड़ देता है, यानी -2 से पहले तक प्रिंट करना है। ठीक, तो यूँ हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाती है लिस्ट के अंदर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके,
अब हम जो कंसेप्ट हमने स्लाइड्स पे देखा है उसी कंसेप्ट को हम पाइथन में करके देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया तो ब्रेक पॉइंट आ गया। इस ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको डीबग मोड में लेकर जाऊँ तो ये यहाँ तक इसकी एग्जीक्यूशन आके रुक जाएगी और फिर मैं इसको आगे कंट्रोल कर सकता हूँ एग्जीक्यूशन को। मैंने इसको डीबग मोड में कन्वर्ट किया, स्टार्ट किया। द लिस्ट मेरे पास एक लिस्ट है, अगर मैं F8 प्रेस करूँ तो ये आगे आ जाती है और देखें यहाँ पे मेरे पास द लिस्ट एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बन के आ जाता है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मुल्तान, लाहौर, डेरा गाजी खान और 560। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ कंसोल पे जाके मैं देख सकता हूँ कि ये पूरी लिस्ट मेरे पास प्रिंट हुई है। नेक्स्ट मैंने ये किया कि पहला आइटम जो कि मुल्तान है उसको मैं इस्लामाबाद से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास लिस्ट में मुल्तान की जगह पे इस्लामाबाद आ जाएगा। डीबगर में देखें, यहाँ देखें पहली जगह पे मुल्तान था तो अब उसकी जगह पे इस्लामाबाद आ गया। और अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें कि ये चेंज्ड लिस्ट आ गई हुई है। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ मेरे पास है जो कि नया आइटम है, इसको मैं 4th पोजीशन के ऊपर डालने जा रहा हूँ जो कि 560 की है। और जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये 560 की जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे कि मुजफ्फरगढ़ आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट द मुजफ्फरगढ़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर। और अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूँ तो लिस्ट के अंदर 560 निकल चुका होगा और मुजफ्फरगढ़ आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सब्जेक्ट लिस्ट। सब्जेक्ट लिस्ट में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो 6 के 6 एलिमेंट्स ये प्रिंट हो गए। और अगर मैं इसको कहूँ कि प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट 0 यानी पहला एलिमेंट बायोलॉजी प्रिंट करो तो यहाँ पे मुझे बायोलॉजी प्रिंट हुआ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि 3 यानी चौथा एलिमेंट प्रिंट करो तो चौथा एलिमेंट कौन सा है, ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर प्रिंट होकर मुझे मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि आउटपुट में कंप्यूटर आ रहा है। और अगर इसको मैं ये कहूँ कि दूसरे एलिमेंट से लेकर 5वें एलिमेंट से पहले तक को प्रिंट करो तो दूसरा एलिमेंट, ये बेसिकली 2 का मतलब है तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा एलिमेंट मेरे पास ज़ूलॉजी है, चौथा कंप्यूटर है, ठीक है, आगे मैथमेटिक्स है। तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो यू सी दैट कि जी ज़ूलॉजी, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, ये तीनों इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ये 3 हमारे पास प्रिंट हो गए। ठीक, अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। फिर हमने वही उसके ऊपर जो है अरे लिस्ट डिक्लेयर की। ठीक, और हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करने जा रहे हैं। अब ये जो पहला एलिमेंट है स्टैटिस्टिक्स, ये -1 के ऊपर मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट -1 तो स्टैटिस्टिक्स प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स प्रिंट हो गया। इसी तरह से -2 के ऊपर मैथमेटिक्स है तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मैथमेटिक्स मेरे पास प्रिंट हो गया। सिमिलरली जब मैं -4 कहता हूँ तो ये -1, -2, -3, -4, ज़ूलॉजी -4 पे है। अगर इस स्टेटमेंट को मैं चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ज़ूलॉजी आ गया। और यहाँ पे हम ये बताने जा रहे हैं कि एक सब लिस्ट निकालनी है उस बड़ी लिस्ट में से, तो उसको हम जब ये करते हैं, ठीक, तो वी गेट बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड कंप्यूटर। कैसे, देखिए -2 से हमने स्टार्ट करना है, -2 से आगे से। तो ये -1, -2 यहाँ से बेसिकली ये इस तरफ से हम देखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि -5 से लेकर -2 से पहले तक। तो -5 पे क्या है, -1, -2, -3, -4, -5 बॉटनी से लेकर कंप्यूटर तक प्रिंट कर दिया जाए तो उसने प्रिंट कर दिया। फिर हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अपने नई ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट के अंदर। तो वो अपेंड का मेथड है, सब्जेक्ट लिस्ट डॉट अपेंड करके इस तरह से आप डबल कोट्स में उसको प्रोवाइड कर देंगे जो भी एलिमेंट आपने देना है। ये हमने एजुकेशन प्रोवाइड किया जो कि पहले हमारी लिस्ट में नहीं था। अब हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो आप देखें कि उसमें एजुकेशन भी इंक्लूड हो गया हुआ है। इसी तरह से अगर हमने किसी एलिमेंट को निकालना हो तो हम कहेंगे सब्जेक्ट लिस्ट, यानी उस वेरिएबल का नाम जो हम यूज़ करें विच इज़ सब्जेक्ट लिस्ट जो हमने यहाँ क्रिएट की थी, और उसमें डॉट रिमूव करके जिसको रिमूव करना होगा हम बता देंगे इसको रिमूव करो। तो वो हम बॉटनी रिमूव करें, बॉटनी रिमूव हो गया। अब अगर हम सब्जेक्ट लिस्ट को प्रिंट करवाएं तो देखें कि बॉटनी उसमें नहीं होगा। यू कैन सी दैट बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, तो बॉटनी दरमियान में से निकल चुका है। तो इस तरह हम लिस्ट में एलिमेंट डाल भी सकते हैं, उसमें से एलिमेंट्स को निकाल भी सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन दिस, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज टपल, अगला डेटा स्ट्रक्चर। अ टपल इज कलेक्शन विच इज अनचेंजेबल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लिस्ट में भी हमने देखा कि एलिमेंट्स डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन टपल जो है वो अनचेंजेबल है। अ टपल इज क्रिएटेड एज दिस। ठीक, अब इस डिफरेंस को ध्यान में रखें। यहाँ पे देखें कि हम ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक, जिसको हम छोटी ब्रैकेट भी समटाइम कहते हैं, जबकि इसको डिक्लेयर करते हुए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी। तो इस डिफरेंस को ध्यान में रखें आप। ठीक,
तो ये ब्रैकेट यूज़ करके हमने टपल को जो है वो क्रिएट कर लिया। यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द टपल यूजिंग इंडेक्सिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लिस्ट की इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो हम इसकी इंडेक्सिंग करके भी इसके एलिमेंट्स को उठा सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द टपल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा एलिमेंट उठाया जाए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, और उसकी वैल्यू को जीशान से चेंज कर दिया जाए, विच इज़ नॉट अलाउड। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। यू कैन डू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑफ द टपल्स जस्ट लाइक लिस्ट। जैसे आप लिस्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप टपल्स के साथ भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें कि हमने एक कोड लिखा हुआ है, दैट इज स्टूडेंट्स। हमारे पास 4 स्टूडेंट है, जाहिद, नासिर, वाजिद एंड जुबैर। अगर हम स्टूडेंट्स को प्रिंट करवाएं तो हमारी आउटपुट ये आती है, जो कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ द टपल वो प्रिंट हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि दूसरा एलिमेंट टपल का प्रिंट किया जाए तो दैट इज नासिर विच इज गिवन ओवर हियर। अगर हम ये कहें कि राइट साइड से दूसरा एलिमेंट दैट इज वाजिद, ठीक। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से देखना है और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से देखना है। इसी तरह से अगर हम टपल के किसी एलिमेंट को लेके उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें तो हमारे पास इस किस्म का एरर जाता है। ट्रेस बैक, मोस्ट रिसेंट कॉल्स, लास्ट फाइल, डी सर्वर फाइल का पूरा पाथ बताएगा कि लाइन, इस लाइन के ऊपर एरर है, लाइन नंबर भी हमें बताएगा डिबगर, और वो बताएगा किस स्टेटमेंट के ऊपर एरर है, ठीक है, विच इज स्टूडेंट 1 ये। और नीचे उसको डिस्क्राइब भी उसने किया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक। और यही बात हमने कही थी कि इट इज अनचेंजेबल। तो इसको अगर हम यहां पे करके देखें टपल को, तो यू सी हियर वी क्रिएट अ टपल हेयर। ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने, ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद डीबग मोड में आ गए हम। डीबग मोड में आने के बाद हमें इसने फौरन ही एरर दे दिया, ठीक है। लेट मी स्टार्ट इट, स्टॉप इट हियर एंड वी ट्राई अगेन। व्हाट इट सेज, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर एरर आ रहा है। अब अगर मैं यहां पे इस असाइनमेंट को खत्म कर दूं तो ये मेरा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, नाउ इट वुड बी वर्किंग। पहला एलिमेंट मैंने प्रिंट करवाया, दैट इज दूसरा एलिमेंट नासिर, और यहाँ पे रिवर्स से मैंने दूसरा एलिमेंट प्रिंट करवाया विच इज वाजिद। दोनों प्रिंट हो गए, लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट ना करूं और इसको मैं कोड का हिस्सा बना दूं तो अब मेरे पास ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। एंड एरर इज टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि टपल जो है वो चेंजेबल नहीं है, एंड यू कैन सी दैट वी गेट द सेम एरर जो कि यहाँ पे मौजूद है। अगला डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास सेट्स। अ सेट इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। इट इज इंटरेस्टिंग कि हम इसको इंडेक्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिकल सेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसका कंसेप्ट वैसे ही है जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में सेट होते हैं। अ सेट इज क्रिएटेड एज फॉलोज। यहाँ पे देखें कि इसके लिए हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। फर्नीचर जैसे सेट है हमारे पास, चेयर, टेबल, सोफा एंड डाइनिंग टेबल, उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। हम उसमें चूंकि इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट ही होगा। जैसे हम ये कहते हैं सोफा एंड फर्नीचर, तो जवाब हमारा क्या होगा, ट्रू, ठीक है। जब हम प्रिंट को चलाएंगे तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा कि सोफा जो है फर्नीचर में मौजूद है। अगर हम एक एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो इस तरह से ऐड करते हैं, फर्नीचर डॉट ऐड, और जो एलिमेंट ऐड करना है उसको डबल कोट्स में आप दे देते हैं। अपडेटिंग, अच्छा, अगर आपने कोई नंबर देना हो तो उसके लिए डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। अपडेटिंग एन एलिमेंट इन सेट, फर्नीचर डॉट अपडेट स्टडी टेबल, इससे भी यही होता है कि एक नया टेबल ऐड हो गया, नया एलिमेंट ऐड हो गया। और अगर किसी एलिमेंट को हमने रिमूव करना हो तो ये हमारे पास एक मेथड है, फर्नीचर वेरिएबल का नाम, डॉट डिस्कार्ड उसका मेथड है, जिसको हम कहते हैं डिस्कार्ड का मेथड, जो कि स्टडी टेबल को रिमूव कर देगा हमारे फर्नीचर के सेट में से। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कोड है जिस पे आप देख सकते हैं कि सेट ऑपरेशन डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग करने की कोशिश की है। लेट वी लुक एट द सेट ऑब्जेक्ट हेयर, आई जस्ट डू हेयर, ठीक, ओके। तो उसने मुझे एरर दे दिया कि यहाँ पे आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ये एरर देखें, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक। अगर मैं इस स्टेटमेंट को, अच्छा ये देखें, जब भी आपके पास एरर है तो आपने देखना है कि वो कहाँ बता रहा है, ठीक है। लाइन 7 के ऊपर, उसको लाइन 7 पे एरर मिला है, हालांकि लाइन 4 पे आया था। तो हमें देखना पड़ेगा
अमूमन कि या तो एरर उसी लाइन पे होगा या उससे पहले वाली 1-2 लाइनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब हम जो है इसको इंडेक्सिंग वाले को इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और इसको डिबग करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ इट्स सक्सेसफुली डन। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम ही चल गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने कहा कि प्रिंट फर्नीचर, तो ये फर्नीचर जो हमारा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को उसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने कहा कि सोफ़ा एंड फर्नीचर है, तो उसने बता दिया यस है। फिर हमने फर्नीचर में एक नया एलिमेंट ऐड किया बेड, और फिर उस फर्नीचर को प्रिंट करवाया। तो यहाँ आप देखें कि बेड भी उसके अंदर ऐड हो गया है। फिर हमने एक और एलिमेंट अपडेट का मेथड यूज़ किया, यानी ये दोनों मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। जब हमने इसको यूज़ किया तो स्टडी टेबल भी उसके अंदर ऐड हो गई, और इस 11वीं लाइन के प्रिंट स्टेटमेंट की जो आउटपुट है वो हमारे पास ये है। और फाइनली हमने स्टडी टेबल को रिमूव कर दिया, तो जो हमारे पास आउटपुट आ रही है फिर ये आ रही है। अगर हम 15वीं लाइन को एग्जीक्यूट करें तो वी विल गेट दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा रन करके भी देख लेते हैं। फर्नीचर प्रिंट हो गया, ठीक है, ट्रू। फिर प्रिंट फर्नीचर, हमने उसमें बेड ऐड कर दिया, तो देखिए बेड आ गया। फिर हमने उसको अपडेट की, एक और चीज़ ऐड की स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल हमारे पास आ गई। ठीक, उसको हम प्रिंट करें तो यू सी स्टडी टेबल इज़ देयर। और अब हम यहाँ पे स्टडी टेबल को रिमूव करें तो आप देखेंगे कि वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो स्टडी टेबल उसमें से रिमूव हो गई। और अब इसको जब हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे आपके पास कोई स्टडी टेबल नहीं है। तो यूँ हमें सेट को यूज़ करने का तरीका भी समझ आ गया। अगला जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज डिक्शनरी। आखिरी डेटा स्ट्रक्चर, आखिरी और चौथा। द डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स। यानी यहाँ पे हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज। ये देखें, स्टूडेंट्स मार्क्स की मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसमें पहला एलिमेंट सिंगल नहीं है बल्कि वो 2 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। अहमद, जिसको हम कहते हैं कि ये की है और ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह से वलीद एक की है और 70 उसकी वैल्यू है। सुमेरा एक की है और पेपर नॉट सबमिटेड ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, यूँ हम जो है डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम इंडेक्सिंग 1 2 3 के जरिए से नहीं करेंगे बल्कि की वैल्यू देंगे। देखिए ये पहली वैल्यू जो होगी वो हमेशा की होगी। ठीक है, और दूसरी जो है ये वाली चीज़ दैट वुड बी वैल्यू ऑफ दैट की। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जी इस की के मुतालिक बताओ, तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी विच इज़ 40। अगर हमने किसी एलिमेंट को अपडेट करना होगा डिक्शनरी को तो हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में की और नई वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो पुरानी वैल्यू जो है इस की वो चेंज हो जाएगी। अगर हमने नया कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम उसी तरह से वेरिएबल का नाम और उसका अपडेट मेथड यूज़ करेंगे। और यहाँ देखेंगे मैं ऐड कर रहा हूँ आमना और उसमें वैल्यू क्या है 88। तो ये मेरे पास एक नया चौथा एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और अगर मैंने एलिमेंट रिमूव करना हो डिक्शनरी में तो मेरे पास एक मेथड है, वही वेरिएबल यूज़ किया, पॉप उसका मेथड है, और जिसको रिमूव करना होगा वो की मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये प्रोग्राम है और ये हमारे पास नीचे आउटपुट है। इसको अगर हम देखें, स्टूडेंट मार्क्स अहमद 40 मार्क्स, वलीद 70 मार्क्स, सुमेरा पेपर नॉट सबमिटेड, हम कहते हैं प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स। तो आप देखें कि ये हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट हो जाती है जो एज इट इज़ है, जो डिक्शनरी में हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी अहमद, जिसकी की अहमद है, स्टूडेंट मार्क्स में से उसकी वैल्यू को उठाओ, तो देखिए 40 वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये प्रिंट हो गया। इस लाइन के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि अहमद के मार्क्स को अपडेट कर दिया जाए और नए मार्क्स 80 कर दें। तो अब उसके बाद जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो आई गेट दिस आउटपुट विच यू कैन सी दैट अहमद के मार्क्स अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी में एक नया एलिमेंट ऐड करवाया विच इज़ आमना, विच जिसके मार्क्स जो हैं 88 हैं, 88। इसको जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे ये स्टेटमेंट मिल जाती है और आप देखें कि इसमें आमना जो है वो ऐड हो चुकी है। और फाइनली मैं जब वलीद को इसमें से रिमूव करता हूं और फिर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो इस प्रिंट की ये वाली आउटपुट बनती है और इसमें देखें कि वलीद जो है रिमूव हो चुका है। अब हम इसको चला के यहाँ पे देखते हैं पाइथन के अंदर कि कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, अहमद 40, वलीद 70, सुमेरा पेपर नॉट सबमिटेड, तो 3 हमारे पास एंट्रीज हैं। और
प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स, अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ये आ जाता है आउटपुट। और उसके बाद हम सिर्फ अहमद की प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा 40। जब हमने इसको प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया तो 40 वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ पे हम अहमद के मार्क्स अपडेट कर रहे हैं 80 और इसको हमने प्रिंट करवाया तो अब जो हमारे पास डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं उसमें आप देखें कि 80 आ चुका है, यानी अहमद के मार्क्स अपडेट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर हम वलीद को निकालना चाहें डिक्शनरी में से तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं तो आप देखें कि इसमें से वलीद जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम इन 4 डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ काम कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।